सभी को नमस्कार। आज हम लोग 3 जनवरी 2022 को आयोजित हुए CTET के पेपर 1 के गणित का PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का सवाल। चलिए, पहला सवाल कहता है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में गणित पढ़ाने से पहले और बाद में प्राप्त अंकों को यह तालिका दर्शाती है। नाम है उसका मानसी हरमन फैसल, और वो जब ग्रुप में पढ़ने से पहले मानसी ने 67 नंबर लाया, हरमन ने 54, फैसल ने 63। समूह में पढ़ने के बाद मानसी 67 से बढ़ के 79 हो गई, हरमन 54 से बढ़ के 60 और फैसल 63 से बढ़ के 74 नंबर ले आए। अब आपसे ये पूछता है इन तीनों का नंबर, ये ग्रुप में पढ़ने से पहले, ये ग्रुप में पढ़ने के बाद, दोनों का आप जो है औसत बताइए। दोनों का आप जो है औसत बताइए। ठीक है ना। ये लगता होगा बहुत बड़ा सवाल। तो CTET का आजकल एक आदत हो गया है कि सवाल को घुमा फिरा के बड़ा करके करने का। है सवाल में कुछ नहीं, लेकिन लगता है कितना बड़ा सवाल है ना। और हम आपको एक चीज स्पष्ट कर देते हैं कि हम जो भी आपको बता रहे हैं कि एक एक सवाल में 10-10 मिनट लग जा रहा है, तो आपको वहां पे 10 मिनट नहीं लगाना है। आपको इतना लिखना होना कुछ नहीं है, सिर्फ गुना भाग करके आंसर निकाल लेना है, क्योंकि आपको वहां पे मात्र 1 मिनट है एक प्रश्न के लिए। समझ रहे हैं ना। हम यहाँ पे समझाने में, एक एक प्रश्न को समझाने में हो सकता है 2 मिनट लगा देते हैं, लेकिन 10 मिनट भी लगा देते हैं, लेकिन वहां आपको गुना भाग करके कर लेना है। इतना लिखना उखना नहीं है। सवाल देखे, समझे, कहां से कौन सा गुना भाग होकर के निकाल लेना है। एक प्रश्न के लिए मात्र 1 मिनट है। 1 से 2 बार ट्राई किया, आपसे नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। किसी एक के चक्कर में बाकी का आप समय उसमें मत दीजिए। चलिए हम आते हैं सवाल पे। कहता है कि औसत बताइए, एवरेज। तो औसत का सीधा फॉर्मूला होता है, औसत का, कि सभी अंकों का योग, सभी अंकों या संख्याओं का योग, सभी अंकों या संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग या जोड़ बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या। ठीक है। तो लिखेंगे समूह में पढ़ने से पहले, समूह में पढ़ने से पहले का औसत, समूह में पढ़ने से पहले का औसत। तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, है ना। सभी संख्याओं का योग, तो सबको जोड़ दीजिए। 67, 54 प्लस 63। 3 को जोड़े तो 3 से भाग कर देंगे, यही है औसत। सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यही औसत होता है। इसी को अंग्रेजी में एवरेज बोलते हैं। इसी को एवरेज बोलते हैं, एवरेज। इसी को एवरेज बोलते हैं, या इसका एक और नाम होता है माध्य, भी इसी को बोलते हैं। औसत ही माध्य होता है। कभी कभी माध्य भी पूछ देता है, औसत को ही माध्य कहते हैं, यानी एवरेज। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, है ना। तो यहां संख्या और अंक की बात चल रही है, तो सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। मान लीजिए 6 संख्या है, तो 6 संख्या मान लीजिए कोई 15 होगा, कोई 18 होगा, तो सबको जोड़ दीजिए और 6 से भाग दे दीजिए। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, है ना। यहाँ तो संख्या है, संख्या वाली बात है। मान लीजिए कहीं वजन वाली बात होगी, है ना, कहीं पे समय वाली बात होगी, तो हम लोग इसको बोलते हैं सभी प्रेक्षणों का योग। जो भी प्रेक्षण है, सभी प्रेक्षणों का योग, यानी कि जोड़ बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण मतलब हो सकता है कहीं संख्या होगा, कहीं रन होगा, कहीं वजन होगा, कहीं दूरी होगा, तो जो भी है, तो टोटल को जोड़ देंगे और जितना है उतना से भाग कर दीजिए, वही क्या होता है, औसत होता है। तो समूह में पढ़ने से पहले का औसत, तो समूह में पढ़ने से पहले का तीनों का औसत 67, 54, 63, तीनों को जोड़ देंगे, 3 से भाग कर देंगे, हो गया। जोड़ लीजिए अब, 7, 4, 11, 3, 14 का 4,
हासिल 1, 6 5 11, 17 1 18, 184/3 हो गया। ठीक है, अब 3 से भाग दे दीजिए 184 में, 3 से भाग दे देंगे हम लोग 184 में। हम यहाँ भाग कर लेते हैं, 3 से भाग कर लेंगे 184 में, 3 छाके 18, फिर 4 उतरा तो लगाना पड़ेगा, 3 एकम 3 1। ठीक है, यहाँ अब घट के ना बचा है, 4 लगाए घट के बचा है। अब हम उतारने के लिए नहीं है, दशमलव देंगे, 0 आएगा, 3 तिया 9, फिर 1 दशमलव दिया हुआ है, 0 होगा, 3 तिया 9। अच्छा, अब ये 1 बचते रह जाएगा और आप 3 लगाते रह जाइएगा, यानी आपको यही ले लेना है 61.33। अब लिखेंगे समूह में पढ़ने के बाद, समूह में पढ़ने के बाद का औसत यानी एवरेज यानी माध्य क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, या इसी को हम लोग दूसरे स्तर में कर सकते हैं, सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षण का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। एक ही बात है, यहां हो जाएगा 79 + 60 + 74, 3 संख्या को जोड़ रहे हैं, यदि 3 प्रेक्षण जोड़ रहे हैं तो 3 से हम लोग भाग कर देंगे। जोड़ लीजिए अब, 7 4 9, 13 का 3 1 बच जाएगा, 7 6 13 7 20 1 21, 213/3। इसको भाग देके देख लीजिए, 213 में 3 7 21, 3 3 एकम 3, 71 आ गया पूरा पूरी, है ना। तो पढ़ने से पहले 61.33, साथ में पढ़ने 71, यही आपका एवरेज हो गया। आप परीक्षा में क्या करेंगे, ये सब इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है, जान रहे कि औसत निकालना है तो सीधा तीनों को जोड़िए, 3 से भाग देके निकालिए, इतना वो काम कीजिए सिर्फ, है ना। इसको निकालना है, बाद बार तीनों को जोड़िए, 3 से भाग दीजिए, इतना काम कीजिए सिर्फ। ये सब तो सिर्फ समझने के लिए हम बता रहे हैं आपको, है ना, कंसेप्ट क्लियर भी साथ साथ हो जाए, क्योंकि आपके पास मात्र 1 मिनट का समय है। तो ये आपका ऑप्शन कहां पर है, 61.33 और 71, ये आपका ऑप्शन 4 है, यानी कि आपका आंसर 4 सही है। ऑप्शन 4 आप दे देना है। ABCD रहेगा तो D होगा, यदि ABCD रहेगा तो आपका D ऑप्शन सही है, या 1 2 3 4 है तो आपका ऑप्शन 4 सही है। आप 4 भर के से नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है, और सब समझ गए कि सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, या सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। औसत क्या होता है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एवरेज, या इसको दूसरे रूप में आप माध्य भी कह सकते हैं, माध्य भी इसका नाम होता है। चलिए, कहता है अगला सवाल कि निम्नलिखित अक्षरों के किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममिति रेखाएं हैं। सबसे पहले हम लोग क्षैतिज समझ लेते हैं, फिर ऊर्ध्वाधर और फिर सममिति, फिर ये सवाल तुरंत बन जाएगा। आप जान लीजिए कि ये जो रेखाएं होती है, जो कि आपको इस तरीका से खींची जाती है, ऐसे, जैसे आप लोग एक चीज बताइए, घर में देखे होंगे या अगल बगल देखे होंगे, इस तरीके का टाट लगा रहता है ना, इसको हम लोग बेड़ी बोलते हैं, ढी बोलते हैं। मान लीजिए ये ढड़ी है ना, ये टाट है, तो इस तरीके का जो भी बत्ती है इसको बोलेंगे क्षैतिज, और ऊपर से नीचे जो है इसको बोलते हैं उदग्र। ठीक है ना, इतना समझ लीजिए, क्षैतिज, ये हुआ क्षैतिज और ये हो गया उदग्र, इसको बोलते हैं क्षैतिज को हॉरिजॉन्टल, और ये हो गया आपको वर्टिकल। उदग्र को ही बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर, ये हो गया आपको क्षैतिज, है ना, इस तरीके का क्षैतिज होता है, और ऊपर से नीचे सीधा ये जो होता है यही आपको होता है वर्टिकल, यानी ऊर्ध्वाधर, या इसको उदग्र बोलते हैं, उदग्र रेखाएं। समझ गए, क्षैतिज ये हो गया, उदग्र ये हो गया, इतना समझ लीजिए। इसके समांतर जो भी होगा सारा का सारा क्षैतिज ही होगा, इसके समांतर जो भी होगा ये उदग्र या ऊर्ध्वाधर, जिसको वर्टिकल बोलते हैं, वही होगा। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल,
और ये होता है वर्टिकल, या वर्टिकली भी होता है। चलिए अब है सममिति। सममिति क्या होता है, इसको हम लोग अलग अलग वर्ड को करते हैं। तो सम मतलब बराबर, मिति मतलब माप, यानी वह आकृति जो बराबर माप में बंट जाए, बराबर माप में बंट जाए। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये सी है, ठीक है। अच्छा एक मिनट ध्यान देखिएगा, ये सी है, ठीक है। इसको हम यहां से ऐसे क्षैतिज में बांटेंगे। इसको जब हम इस पर रखेंगे तो पूरा पूरा ढक लेगा, यानी कि ये सममिति अक्ष है, यहां से ये सी बराबर बढ़ जाता है। लेकिन सी को जब आप उदग्र रूप में काटेंगे, इसको इधर उठा के इस पे देंगे, इसको मोड़िएगा तो ये पूरा पूरी इसको नहीं ढक पाएगा। सी हॉरिजॉन्टल काटे हैं तो ये ढक लेगा, लेकिन वर्टिकली जब काटिएगा तो ये इसको ढक नहीं पाएगा। एक्स, एक्स में देखिए क्या है कि ऐसे काटिएगा, वर्टिकली काटिएगा तो ढक लेगा, हॉरिजॉन्टल भी काटिएगा तो भी ढक लेगा। ये लेकिन नहीं ढकता है, ये ढक लेता है। टी में देखिए, टी को आप वर्टिकली काटिएगा बीच से तो ढक लेगा, लेकिन टी को जब आप हॉरिजॉन्टली काटिएगा तो ये इसको ढक नहीं पाएगा। यानी कि ऐसा जगह से लाइन खींचना है कि बराबर माप में बांट दे, वही सममिति हुआ। सम मतलब बराबर, मिति मतलब माप, बराबर माप में जो बांट दे अक्ष, वही सममिति अक्ष होता है, ठीक है ना। और इस तरीके का क्षैतिज होता है, ये क्षैतिज में बांटना हुआ और ये ऊर्ध्वाधर यानी उदर में बांटना हुआ। तो ये तो आपको सी तो आपको इसमें बांटिएगा क्षैतिज में तो ये ढक लेता है, वर्टिकल में नहीं ढक पाता है। तो ये ऑप्शन तीनों में ये नहीं हुआ। ये भी आपको सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली में बांटता है, क्षैतिज में नहीं ढक पाता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एक्स को ऐसे भी बांटिएगा तो ढक लेगा, ऐसे भी बांटिएगा ढक लेगा। वाई में देखिए, ऐसे बांटिएगा तो ढक नहीं पाएगा, ऐसे भी बांटिएगा तो ढक आधा नहीं बढ़ पाएगा। इसमें भी ऐसे कीजिएगा तो ये ढक नहीं पाएगा, ऐसे में तो और ढक नहीं पाएगा, ठीक है। ऐसे में और नहीं ढक पाएगा। ए में देखिए, ऐसे बांटिएगा तो ढक लेगा, लेकिन ऐसे बांटिएगा तो ढक नहीं पाएगा। बी में ऐसे बांटिएगा तो ढक लेगा, ऐसे में ढक नहीं पाएगा। सी में ऐसे तो ढक लेता है, ऐसे नहीं ढक पाता है। एक यही एक ऐसा है कि इसको आप क्षैतिज में बांटिएगा तो भी ढक लेगा, वर्टिकल में बांटिएगा तो भी ढक लेगा। एच को बीच से बांटिएगा वर्टिकली तो भी ढक लेगा, क्षैतिज भी बांटिएगा तो भी ढक लेगा। ओ को इधर से बांटिएगा तो भी ढक लेगा, इधर से बांटिएगा तो भी ढक लेगा। यानी एक्स एच ओ, ये जो आपको ऑप्शन है एक्स एच ओ, ये बिल्कुल ऐसा है कि इसको क्षैतिज बांटिए या उदग्र बांटिए, दोनों ही स्थिति में ये सममिति बढ़ जाता है। तो यही आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, यानी आपका 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी वो तीनों संख्या जिसको उदग्र भी बांटते हैं तो भी सममिति हो जाता है ना, और क्षैतिज भी बांटते हैं तो भी सममिति हो जाता है। वही आपका ये तीनों है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल कहता है, राकेश और सानिया आपस में चर्चा कर रहे हैं। राकेश कहता है कि त्रिज्या जो होता है वो व्यास की दुगुनी होती है, और सानिया कहती है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो कौन सा विकल्प सही है? चलिए हम लोग पहले देखते हैं। देखिए कोई भी वृत्त में कोई भी एक वृत्त ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि चलिए हम ये एक वृत्त ले लेते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं बीच में केंद्र होगा। तो ये जो चारों तरफ की आप देखिए, इसको परिधि बोलते हैं, तो केंद्र से परिधि की दूरी जो होती है ना, ये त्रिज्या कहलाती है ना। जैसे एक आप लोग साइकिल में चक्का देखे हैं ना, तो बीच में धुरी जो होता है, धुरी वो मान लीजिए केंद्र है, वो क्या है? केंद्र है। और इसमें जितना स्पोक होता है, स्पोक लगा हुआ होता है, टोटल स्पोक को समझ लीजिए ये त्रिज्या होता है। क्या होता है? त्रिज्या। यानी कि ये
रेडियस होता है। इसको आर से दिखाते हैं, त्रिज्या होता है। तो साइकिल का चक्का आप देख रहे हैं, तो वो रिम जो होता है, समझ लीजिए कि वो जो है आपको परिधि है। वो क्या है? परिधि है। और बीच में जो धुरी लगा रहता है उसको समझ लीजिए वो केंद्र है। वो क्या है? केंद्र समझ लीजिए। और जितना स्पोक होता है, स्पोक है ना, स्पोक जो होता है उसको समझ लीजिए कि वो त्रिज्या है। तो केंद्र से लेके परिधि यानी कि धुरी से लेके रिम के बीच की जो स्पोक होता है वही त्रिज्या होता है। तो वही हम बोले कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या यानी रेडियस आर बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना भी आर खींचिए आप, टोटल आर क्या होगा? बराबर ही होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि त्रिभुज को दो भाग में पूरा पूरी बांट दें। तो क्या होगा? हमको इसी के सिर में एक और आर ले लेना होगा, है ना। एक स्पोक यहां से यहां किधर है ना, एक स्पोक इधर, एक स्पोक इधर। तो ये भी त्रिज्या और ये भी क्या है? इधर त्रिज्या, दोनों तो बराबर है ना। तो इससे क्या हुआ कि ये त्रिभुज जो है, ये वृत्त जो है दो बराबर भागों में बंट गया। और यहां से लेके यहां तक की दूरी को ही व्यास बोला जाता है। डायमीटर यहां से लेके यहां तक की दूरी को ही व्यास बोला जाता है, जिसको हम लोग डी द्वारा दिखाते हैं। यहां लिख देते हैं डी बीच में, समझ लीजिए डी। ये यहां से लेके यहां तक डी होता है व्यास। अब बात को समझिए, यहां से लेके यहां तक व्यास यानी डी है, तो लिखेंगे हम लोग डी बराबर यहां से यहां डी, है ना, यहां से यहां डी। इसमें आप देखिए डी किसके बराबर है? एक आर इधर है, एक आर इधर है, यानी आर प्लस आर के बराबर ये डी है। बात को समझिए। स्पोक से इधर भी एक त्रिज्या, स्पोक से इधर भी एक त्रिज्या, आर इधर भी आर इधर भी, त्रिज्या मतलब रेडियस आर। और यहां से यहां की दूरी जो होता है वो व्यास कहलाता है। वो क्या होता है? व्यास, डायमीटर डी कहलाता है। तो हम दोनों में कंपैरिजन, थोड़ा सा हम तुलना करते हैं। तो यहां से यहां डी अकेले, तो डी अकेले बराबर, तो डी अकेले है लेकिन त्रिज्या क्या है उसमें? एक यहां से यहां, एक यहां से यहां, दो गो त्रिज्या है, यानी आर प्लस आर हम कह सकते हैं। डी अकेले एक तरफ, इधर आर प्लस आर है, ठीक है। अब देखिए आप, डी बराबर आर प्लस आर, यानी कि दो गो आर जुट रहा है, यानी 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2r। यानी व्यास अकेले एक तरफ है, व्यास अकेले एक तरफ है। अच्छा, त्रिज्या क्या गो हो गया? त्रिज्या क्या गो हो गया? 2 हो गया। यानी कि त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, यानी व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है। व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है, व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है। ये बात कौन बोला है? ये बोला है आपको त्रिज्या व्यास की, अच्छा यहां ये तो आप समझ गए होंगे, व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है। इतना तो समझ गए ना। चलिए इसको हम और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। यहां देखिए d बराबर 2r, d बराबर 2r। एक चीज ध्यान दीजिएगा, समझ जाइएगा। अभी हम इसको लिखे हैं यहां पर, तो इसका अर्थ ये हुआ कि व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है, दुगुनी होती है या होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना है? इससे हम ये चीज समझ गए। अब हम क्या करेंगे, हमको त्रिज्या के बारे में जानकारी लेना है। तो यहां पर 2 क्या है? गुना में न है, इधर भेज देंगे, दाहिने चीज को बाएं साइड कर देंगे। तो ये 2 यहां गुना में है ना, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। बिल्कुल सही। ये 2 यहां गुना में था, जब इसका पक्ष अंतर करेंगे इधर आ क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। d/2 बराबर इधर क्या बच जाएगा? r बच जाएगा। इसको उल्टा के हम लोग लिख लेते हैं। जब ये इसके बराबर तो ये भी इसके बराबर, यानी r बराबर d/2। अब समझिए बात को, त्रिज्या जो होती है व्यास का दूसरा भाग यानी आधी होती है। अब हम लोग लिखेंगे
त्रिज्या त्रिज्या व्यास को दो भाग में बांटना है, यानी कि व्यास की आधी होती है, व्यास की आधी होती है, व्यास की आधी होती है। यदि आप बोलते हैं व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है, व्यास जो होता है त्रिज्या की दुगुनी होती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। यदि आप कहते हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन गलत कहां है आपको ये देखना है। ये कहता है त्रिज्या व्यास की दुगुनी होती है, त्रिज्या व्यास की दुगुनी है नहीं, व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है। उल्टा बोल दिया है, व्यास पहले बोलता त्रिज्या बाद में बोलता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन ये गलत बोल दिया है। व्यास व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है। इसी को जब हम उल्टा के बोलेंगे तो बोलेंगे त्रिज्या यानी आर व्यास की आधी होती है। ये देखिए ये सही बोला है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ये सानिया बिल्कुल सही बोली है, सानिया बिल्कुल सही बोली है। राकेश जो बोला कि त्रिज्या व्यास की दुगुनी होती है, उल्टा बोल दिया, व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है, ये उल्टा बोल दिया, यानी ये गलत बोल दिया। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों अपने अपने जगह सही है। व्यास त्रिज्या की दुगुनी है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 रुपया है और आपके पास 5 रुपया है, हम बोल सकते हैं कि मेरे पास आपका दुगुनी है, ये भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं आपके पास मेरा आधा है ना, समझ गए। तो ये दोनों सही है, लेकिन ये सही नहीं है, ये सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सानिया सही बोली है, सानिया सही और राकेश गलत है। ऑप्शन 2 आपका सही है, आपका 2 ऑप्शन आंसर होगा और सब ऑप्शन गलत है। चलिए अगला सवाल कहता है कि अरीवा अंग्रेजी अक्षरों और गणितीय अंकों में कोण ढूंढती है, निम्नलिखित में से किस समूह में उसे केवल समकोण, समकोण मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब होता है जो लंबवत खड़ा हो, जो लंबवत खड़ा हो, खड़ी रेखा पर परिरेखा, लंबवत खड़ा हो, है ना, ये न समकोण है, ये समकोण है। जैसे ये सीधा इधर से जा रहा है और ये इस पे सीधा खड़ा है, ना इधर झुका है ना इधर झुका है, तब ये कोण समकोण बनता है, यानी ये एल आकार का होता है ना। या ये सीधा जा रहा है और ये सीधा आ रहा है, तब यहाँ पे कोण समकोण, ये 90 डिग्री कोण बनता है ना, यानी कि लंबवत खड़ा हो सीधा, तब ये समकोण होता है। तो यानी कि जो एल टाइप का होगा ना, मतलब सीधा इस पर रहेगा, ना इधर झुका हुआ हो ना इधर, एकदम सीधा रहे खड़ा, तो वो होता है आपको सीधा लंबवत खड़ा है, तो वो होता है आपको समकोण, यानी जो एल आकार का हो, समझ लीजिए एल आकार का हो। तो कहां एल आकार ज्यादा मिलेगा? यहां तो एल नहीं बन रहा है, यहां तो एल बन रहा है, यहां तो एल बन रहा है, लेकिन इसमें एल नहीं बन रहा है, इसमें भी एल नहीं बन रहा है, ये नहीं होगा। इसमें तो यहाँ एल बन जाएगा, लेकिन इसमें यहां एल नहीं बनेगा, यहां भी एल नहीं बनेगा, है ना, एल बनता तो सीधा रहता। यहां भी एल नहीं बन रहा है, यहां भी एल नहीं बन रहा है, यहाँ पे एक एल बन रहा है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे भी 90 बन रहा है, यहाँ पे भी 90, यहाँ 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 भी 90। आपका ऑप्शन 3 सही है, यानी यहाँ पर प्रत्येक में एल टाइप का मिलता है, यानी समकोण मिलता है ना। जैसे ये एच है ना, ये इधर से जा रहा है, ये सीधा इधर है, तो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, इस टाइप का इसमें अधिक है, इसलिए ऑप्शन 3 आपका सही होगा। लगभग टोटल में आपको एल ही है, यानी 90 डिग्री ही है, लंबवत ही है, आपका ऑप्शन 3 सही होगा। चलिए आपके सामने अगला सवाल है, किसी संख्या के गुणनखंड डैश होते हैं। गुणनखंड के बारे में हमने पूरा गुणनखंड और गुणज के बारे में पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां से देख लीजिएगा। ऐसे हम बता दें, गुणनखंड इसका एक और नाम होता है अपवर्तक, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टर, ठीक है ना। मान लीजिए कोई संख्या 8 है,
इसका अपवर्तक निकालना है या गुणनखंड, 8 के गुणनखंड निकालना है। तो जिस जिस संख्या से 8 विभाजित होगा वही सब इसका गुणनखंड है, यानी गुणा के रूप में खंड। तो 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, 4 से होगा और 8 से होगा। और अब इससे बड़ा नहीं हो सकता है। किसी भी संख्या गुणनखंड जो है जितना वो संख्या है वहीं तक अधिकतम होता है। और शुरू कहां से होता है? 1 से। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड अधिकतम वो संख्या होता है, न्यूनतम 1 होता है ना। और जो अगला हम बताए थे, याद रखिएगा, गुणज या उसी को बोलते हैं अपवर्त, या इसको बोलते थे मल्टीपुल। तो जैसे 8 के गुणज निकालना होता है, गुणज, इसकी चर्चा यहां आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हम जब कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं दोनों, तो एक साथ चर्चा कर दी है। 8 के गुणज जो है, अब 8 से जो जो विभाजित होगा, अब 8 से जो जो विभाजित होगा वो सारा गुणज होता है। 8, 16, 24, 32, 800 है ना, 880, जितना भी है वो सारा 8 का गुणज या अपवर्त या मल्टीपल है, ठीक है ना। तो 8 को जो जो विभाजित कर देगा वो सारा गुणनखंड चाहे अपवर्तक है, फैक्टर है, और 8 से जो विभाजित होगा वो सारा का सारा 8 का गुणज, चाहे 8 का अपवर्त, चाहे 8 का मल्टीपुल है। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड जो होता है वो 1 से लेके खुद वो संख्या तक ही कोई होता है, यानी ये सीमित होता है, फिक्स होता है। जिस संख्या का निकाल रहे हैं अधिकतम उस संख्या के बराबर होता है, उससे बड़ा नहीं होता है, शुरू 1 से होता है। ऐसा गुणनखंड में होता है, यानी अपवर्तक में होता है। लेकिन गुणज में क्या होता है कि जिस संख्या का आप निकाल रहे हैं इससे शुरू ही होता है, यानी कि ये शुरू होता है और अनलिमिट होता है। ये तो 4 के 4 रह गया, 5वां नहीं आ सकता है, सीमित है। ये असीमित होता है, यानी ये फिक्स है और ये अनलिमिट है। तो आपको क्या पूछा है? गुणनखंड के बारे में। तो गुणनखंड क्या होता है? खुद उस संख्या के बराबर होता है अधिकतम, है ना। तो संख्या के बराबर या उससे कम, बिल्कुल सही, संख्या के बराबर या उससे कम होके 1 तक, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। संख्या के बराबर या उससे अधिक, संख्या के बराबर या उससे अधिक, ऐसा तो गुणज होता है, ऐसा तो गुणज होता है, इसीलिए इसकी चर्चा हम यहां कर दिए थे। संख्या के बराबर या उससे अधिक, तो संख्या के बराबर या उससे अधिक क्या होता है? गुणज या अपवर्त होता है। लेकिन संख्या के बराबर या उससे कम, संख्या के जिसका निकाल रहे उसके बराबर या उससे कम गुणनखंड होता है। ये दोनों ऑप्शन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। इसमें क्या किया? सिर्फ बराबर लिखा है, कम नहीं लिखा है। इसमें कम लिख दिया, बराबर नहीं लिखा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऐसा तो होता है गुणज में, ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है गुणनखंड के लिए। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि वेणु को 25 दिसंबर 2021 के दिन घर में सफाई करते समय अपना जन्म प्रमाण पत्र मिला। उसने देखा कि उसकी जन्मतिथि प्रमाण पत्र में 5 दिसंबर 1995 लिखी थी। जब वेणु को प्रमाण पत्र मिला तो उसकी आयु लगभग कितनी थी? किस दिन? 25 दिसंबर, 25 दिसंबर 2021 को, ठीक है ना। जन्म क्या है इसका? 5 दिसंबर 1995। 5 दिसंबर, दोनों जगह दिसंबर नहीं होना चाहिए। 25 दिसंबर और 5 दिसंबर। एक मिनट हमको सवाल लिखने दीजिए। तो दिसंबर नहीं, ये सितंबर है। दिसंबर नहीं, ये सितंबर दे दिया है। दिसंबर नहीं, ये सितंबर है। दिसंबर नहीं, ये सितंबर है। और इसका जन्म क्या है? 5 दिसंबर 2021 है। पता कीजिए, बताइए कि लगभग आयु कितनी है। इसका सिंपल हम बता देते हैं आपको, सिंपल तरीका, है ना। तो अभी का समय कितना है? 5 दिसंबर यानी 12वां महीना 2021 है, ठीक है। और ये कौन सा है? 25 सितंबर 9वां महीना होता है ना, है ना। जुलाई, अगस्त, सितंबर 9वां महीना होता है। और ये कितना है? और 1995, माफ कीजिएगा गलती हो जा रही है, 2021, 25 सितंबर 2021। अभी का समय जो है
बाद का समय कौन सा है? बाद का समय 25 सितंबर 2021 है, तो बाद का समय पहले लिखेंगे, है ना। इसको लिखेंगे 25 सितंबर 9वां महीना 2021, ठीक है। जन्मतिथि क्या लिखा हुआ है? 5 दिसंबर यानी 12वां महीना 1995, इसी को माइनस करना है, ठीक है। आप समझ लीजिए ये साल है, ये महीना है और ये दिन है। 25 में से 5 घट जाएगा ना, उल्टा ही घटाते हैं। 25 में से 5 गया 20 दिन, या 9 में से 12 तो नहीं घटेगा, नहीं घटेगा। तो हम यहाँ से एक पैंचा लेंगे, यहाँ पे पैंचा लेंगे, 2020 है ना, एक पैंचा लेंगे तो कितना बचे? 2021 है, एक पैंचा ले लेंगे, कितना बचेगा? 2020 बच जाएगा, है ना। या इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, 2021 था, एक पैंचा ले लिया, क्या बच गया? 0। तो एक साल पैंचा लिए, उसको जब यहाँ महीना पर लाते हैं तो 12 महीना बन जाता है। 12, एक साल यहाँ से पैंचा लिए, 2021 था तो 2020 हो गया। समझिए इस चीज को। यहाँ तो सीधे कट गया, 25 में से 5 गया, 20 दिन तो हो गया, ठीक है। यहाँ 9 में से 12 घट नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक पैंचा लेंगे, तो साल से एक निकालेंगे, तो 2021 था 2020 हो जाएगा। एक जब आएगा साल यहाँ पर, तो महीना होता है साल में 12, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21 यहाँ पर हो जाएगा, पैंचा लेंगे तो 21 में से 12 गया 9, 21 में से 12 गया, मतलब एक साल पैंचा लिया तो 12 वो महीना हो गया। 9 यहाँ पर था तो 12 9, 21 में से 12 घटेगा, 21 महीना यहाँ हो गया, उसमें से 12 घटाएंगे 9। यहाँ 2020 नब हो गया है, तो 10 में से 5 गया 5, 11 में से 9, 11 में से 9 गया 2, यानी कि 25 साल 9 महीना, और ये 20 दिन है ना, तो इसको आप लिखिए 25 वर्ष 9 महीना और ये 20 दिन, यानी कि एक महीना में 30 दिन होता है, तो उसका आधा 15 दिन, लगभग ये आधा महीना ये भी हुआ। तो आधा महीना को ऐसे लिखते हैं 1/2 महीना, 1/2 को आधा कहते हैं। तो ये आपको हो गया 25 वर्ष, ये भी महीना और ये भी महीना, दोनों को जोड़ दीजिए, 9.1/2 महीना, है ना, यानी कि 9 और आधा 9.5 महीना, तो 25 वर्ष 9.5 महीना, 25 वर्ष 9.5 महीना। आपका ऑप्शन 2 सही है, आपका ऑप्शन 2 सही है। बात समझ रहे हैं ना। हो सकता है आप लोग मन में ये सोच रहे हैं सर ऐसे घटाया जाता, 2021 घटाओ 9 घटाओ 25, है ना, फिर आप कहते 1995 घटाओ 12 घटाओ तब 0.5। आप इधर से भी लिखे तो इधर से घटाइए, मतलब ध्यान रखना है कि दिन तरफ से शुरू करना है। अब यहाँ से भी आप शुरू कर सकते हैं, 9 से 12 नहीं घटेगा, पैसा लेंगे 1, यहाँ बचेगा 2020, यहाँ 12 9 21 में से 9, फिर यहाँ पर वही 10 में से 5 गया 5, 11 में से 9 गया 2, है ना। 25 साल 9 महीना 20 दिन, 20 दिन मतलब लगभग आधा महीना, है ना, 15 के आसपास है, तो 9.5, 25 वर्ष 9.5 महीना। आप ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, बस ध्यान रखना है कि शुरुआत करना है दिन तरफ से। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि आप इसके सितंबर से 25 सितंबर 2021 से यहाँ के सितंबर तक आइए। तो सितंबर तो यहाँ बीत चुका है, सॉरी यहाँ दिसंबर है, यहाँ दिसंबर से इसके दिसंबर तक तो जाएंगे नहीं, सितंबर ही है, तो एक साल पहले 2020 के सितंबर तक जोड़ लीजिए, फिर वहां से महीना काउंट करके दिन काउंट कीजिए, थोड़ा सा उसमें उलझ जाइएगा। ये तरीका जो है आपका बिल्कुल सटीक है, आपको जल्दबाजी में आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही आसान है। 5 व्यक्तियों की लंबाई नीचे दी गई है, ठीक है ना, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ, सीएम सेंटीमीटर में दिया हुआ है। इन लंबाइयों का योग मीटर में क्या होगा, है ना। तो प्रत्येक को आप मीटर में बदल बदल के जोड़िए, उसमें बहुत समय लग जाएगा। सबसे सिंपल तरीका क्या है, सब सेंटीमीटर में ही है, सबको जोड़ दीजिए एक के बार, जितना आएगा उसको एक के बार मीटर में बदल दीजिए, सबसे आसान। पहले योग कर लीजिए सबका, सब सेंटीमीटर में ही है, फिर उसको मीटर में बदल दीजिए। आप जानते हैं क्योंकि 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, इतना तो आप जानते ही हैं, कई बार आप बता चुके हैं। सबको जोड़ दीजिए, 163 सीएम, 161, 156, 159, 162, सबको जोड़ दीजिए,
6 4 10 9 19 2 21 का 1 हासिल 2 6 6 हो गया 6 5 30 के 0 हासिल 3 5 3 8 801 सेंटीमीटर हो गया है ना। तो 801 सेंटीमीटर को क्या बदलना है मीटर में, छोटी इकाई को बदलना है बड़ी इकाई में, तो 100 से भाग करना पड़ेगा। 801 में 100 से भाग कर दीजिए, इस सेंटीमीटर था बन जाएगा मीटर, 2 शून्य यानी दोनों के बाद दशमलव यानी 8.01 मीटर। इसका अर्थ हुआ कि 8 मीटर हो गया। तो हम बताते हैं ना दशमलव से पहले पूरा पूरा है तो मीटर यहाँ लिखा हुआ तो ये 8 मीटर हो गया, 0 पर 1 है यानी कि 1 सेंटीमीटर हो गया। यानी ये आपका ऑप्शन ये सही है, 8 मीटर 1 सेंटीमीटर, आपका ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि 1719 को रामानुजन संख्या कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रामानुज महोदय खुद खोज किए थे। अब देखिए 1729 को रामानुज संख्या कहा जाता है। ठीक है, इतना तो ठीक था। अब ये क्यों कहा जाता है जिसकी कोई आवश्यकता यहां पर नहीं थी, फिर भी ये लिख दिए क्योंकि यह एक सबसे छोटी संख्या जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो संख्या घनों के योग पर दर्शाया जा सकता है। निम्नलिखित में से संख्याओं के कौन से युग्म घनों से यह संख्या प्राप्त होती है? देखिए इस सवाल को यदि सीटेट चाहता तो सिर्फ एक लाइन ये लिख देता और एक लाइन यहां, एक लाइन लास्ट वाला ये लिख देता, तो ये प्रश्न बिल्कुल हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका टाइम टेकन करने के लिए इसको बढ़ाया गया है। ठीक है ना, तो इसीलिए जल्दी समझ जाना है, जल्दी से पढ़ लेना है। तो 1729 को रामानुज संख्या कहा जाता है क्योंकि यह एक सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो संख्याओं के घनों के योग, एक चीज यहां पर नोट कीजिएगा, घनों के योग द्वारा दर्शाया जा सकता है। निम्नलिखित में संख्याओं में से कौन सा युग्मों के घनों से यह प्राप्त होता है? ये दो, एक शुरू वाला और एक अंत वाला से भी ये सवाल बन सकता था। चलिए एक बात आई है, घनों के योग, घनों के योग दोनों चीजों को समझिए, ये है घन और ये है योग। किसी भी चीज का घन, किसी का घन, मान लीजिए x का घन, इसका अर्थ होता है कि x पर पावर 3। 2 का घन मतलब 2 पावर 3, यानी इसको क्यूब बोलते हैं, क्यूब्ड। क्या बोलते हैं? क्यूब्ड। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको क्यूब्ड। क्या बोलते हैं? CUBED, क्यूब्ड बोलते हैं। योग मतलब तो जानवे करते हैं, जोड़ या एड। चलिए तो अब हम लोग पता करेंगे कि कौन सा है। तो पहले ऑप्शन 1 में देखते हैं, एक 1 है, एक 12 है, दूसरा 9 है और 8 है। इसका घन करेंगे, 1 का घन करेंगे प्लस 12 का घन करेंगे, यहां पर 9 का घन करेंगे प्लस 8 का घन करेंगे। तो 1 का घन क्या होगा? 1 गुना 1, 1 गुना 1 कै बार? 3 बार, प्लस ये हो जाएगा 12 गुना 12 गुना 12 3 बार। तो 1 गुना 1, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा? 3, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ गुना हो रहा है ना, 1 गुना 1 गुना 1 एक ही रहेगा, 12 बड़े 144 गुना फिर 12 कीजिए, बच्चों के 48 के 8 हासिल 4, बच्चों के 48 4 52 2 हासिल 5, 12 5 1728, 1728, यानी ये आपको हो गया, दोनों को जोड़िएगा 1729 हो जाता है, 1729। ये तो आ गया। इसमें देखते हैं 9 पे पावर 3 है, 9 घन है, तो 9 गुना 9 गुना 9 3 बार, यहाँ 8 गुने 8 गुने 8 कै बार? 3 बार। 8 गुने पावर 3 का अर्थ ही होता है 9 पे पावर 3 है मतलब 9 गुने 9 3 बार, प्लस 8 पे पावर 3 है यानी 8 गुने 8 3 बार। तो ये हो गया 9 नमा 81, 9 नमा 81 नमा 729, 1 नमा 9 मतलब बदल 729 प्लस 8 8 8 8 64 8 8 के 32 के 2 हासिल 3, 8 के 48 3, 512, 512 दोनों को जोड़िए तो 9 2 11 के 1, 9 2 11 के 1 हासिल 1, 2 1 3 1 4 है ना, 7 5 12 से 41। ये 1729 नहीं आया, ये तो आ गया लेकिन ये नहीं आया, यानी ऑप्शन ए में ये आता है, ये नहीं आता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन बी में देखते हैं क्या है, 1 12 है और दूसरा कितना है 10 9 है। देखिए 1 12 का भी हम हल किए हैं,
दोनों का घन करके जोड़े हैं, ये तो आ गया है, ये तो आ गया है, इसका खाली चेक कर लीजिए, ये तो आया हुआ है ही, इसका मान तो आया हुआ है ही, ये नहीं आया, इसको चेक कर लेते हैं 10 और 9 को। तो 10 का घन यानी 10 पावर 3 प्लस 9 का घन 9 पावर 3, तो ये 10 पावर 3 का अर्थ क्या होता है कि इस संख्या को इसी संख्या से गुना करना है, क्या बार 3 बार, प्लस इस संख्या को इसी संख्या से गुना करना है कितना बार 3 बार। तो 10 दहे 100 दहे 1000 प्लस 9 नमा 81 नमा 729, 10 7 1729, ये आ गया, ये आ गया। देखिए इसको हम निकाले यहाँ पर तो ये भी आ गया, और इसको अभी निकाले तो ये भी 1729 आ गया, यानी कि ये दोनों समूह का घन करके जोड़े तो 1729 दोनों का आ गया, यानी ऑप्शन आपका 2 सही है, आपका ऑप्शन 2 सही है। आप इसका भी घन करके देखिएगा, नहीं आएगा दोनों का नहीं आएगा। पहला सवाल में इसको किए, इसके घन को प्लस इसके घन को जोड़े, 1 गुना 1 गुना 1 3 बार, 12 गुना 12 3 बार, 1729 आ गया था। यहाँ 9 और 8 था, इसके घन को प्लस इसके घन को, 9 पावर 3 प्लस 8 पावर 3, घनों के योग, इसका भी घन कीजिए, इसका भी घन कीजिए, इसका योग कीजिए, जोड़िए, वही है घनों के योग। यहाँ भी 1 और 12 के घन कर दिए, पावर 3 दे दिया, इसका योग कीजिए, ये तो आया, ये नहीं आया। 9 नमा 81 नमा 729 प्लस 28 512, दोनों को जोड़े 1729 नहीं आया। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में 1 12 का तो आया हुआ ही था, हम तो जानते थे आया हुआ ही है, इसको चेक किए तो 10 दहे 100 दहे 1000, 9 नमा 81 नमा 729 आया ही था, दोनों को जोड़े 1729 आ गया। यानी कि इस ऑप्शन में यहां भी 1729 आ गया, इसके घनों का योग, यहां भी 1729 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। आज की क्लास यहीं तक, पेशेंस के साथ यहां तक देखने के लिए आप सबों का शुक्रिया।